चरित्र पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रहार किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के खतरनाक देशों में से एक बताया। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु संपन्न राष्ट्र होने को लेकर भी बड़ी चिंता जताई है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के पास एटमी हथियार तो हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, उनका सही तरीके से रखरखाव नहीं है। इसे आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक संकेत भी मान सकते हैं। पाकिस्तान के पास वो परमाणु हथियार हैं जो कभी भी गलत हाथों में पड़ सकते हैं और ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा, उससे खुद अमेरिका का भी तो दोहरा चरित्र दिखता है, क्योंकि एक तरफ वो पाकिस्तान को मदद देता है, सैन्य मदद देता है, आर्थिक मदद देता है, F-16 को लेकर डील आपको याद होगी, और दूसरी तरफ उसके खतरनाक देशों में से एक होने की बात करता है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए। वहीं दूसरी तरफ भूले नहीं, भारत हमेशा से पाकिस्तान को खतरनाक और उसके नापाक मंसूबों के बारे में दुनिया को चेताता रहा है, चेतावनी देता रहा है। लेकिन भारत में महबूबा मुफ्ती जैसे नेता भी हैं जो पाकिस्तान से गुणगान करते हैं, पाकिस्तान से बातचीत के हिमायती हैं। ये तब है जब कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की वजह से निर्दोष और बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। आज भी कश्मीर के शोपियान में पूरण कृष्ण भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने गोली मार दी। ये सब पाकिस्तान की साजिश नहीं तो क्या है। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका पाकिस्तान के आतंकवाद पर बोलता तो है, लेकिन उसकी मदद भी कर देता है। ठीक उसी तरह महबूबा मुफ्ती आतंकवाद को तो खत्म करना चाहती हैं, लेकिन वो इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराती, बल्कि उसका गुणगान करती हैं। इस दोहरे रवैये पर आज विस्तार से बात होगी, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से आप ये रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। उसके पास परमाणु हथियार हैं। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। अमेरिका में 9/11 हो या मुंबई में 26/11 हो, उसके साजिशकर्ता कहां पाए जाते हैं? पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया। मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ और करती रहूंगी तब तक जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है, तब तक। तो इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, हमारे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको अमजद अयूब मिर्जा दिखाई दे रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं। भारत का जो कश्मीर है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहीं पर वो एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ फैजा मलिक हैं, सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। मोहम्मद फहीम सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय आलोक जी भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहला कमेंट तो यहाँ पर इरशाद अहमद आपका, ये क्या कह रहे हैं जो बाइडेन? क्यों कह रहे हैं ये जो बाइडेन? कुछ नहीं कह रहे हैं, वो एक निजी महफिल में कोई बात हो चुकी है, लेकिन जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं आप लोग। ऐसा कुछ नहीं हो गया है दुनिया में, और अमेरिका हमारा असल से दोस्त है और दोस्त रहेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि अभी आप खुद ही अपने इंट्रो में ये बोल रही थी कि उनका डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका का, कि एक तरफ इमदाद करते हैं, एक तरफ हमें बुरा कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कह दिया उन्होंने जिसके लिए हम ये कहें कि जी अभी हमारे ऊपर हमला होने वाला है, खुदा ना खास्ता। और दूसरा जो बात आप कर रहे हैं, हमारे मैंने अमेरिका आप पर हमला करने जा रहा है ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने, और उन्होंने भी नहीं कहा ये कि अब वो आप पर हमला करने जा रहे हैं। ऐसे महसूस वो तो आप उन्हें तो आपने काफी करोड़ों रुपयों का, डॉलर का मुझे कहना चाहिए, उन्होंने तो मदद के नाम पर, आपने उनकी मदद के नाम पर उनसे कितने पैसे वसूले हैं, कितने करोड़ों अरबों डॉलर आपने उनसे वसूले हैं, किसी से छिपा है क्या?
किसी से छिपा थोड़ी है इरशाद अहमद। तो चलिए मैं आपसे ये जान लेती हूँ, आपसे ये समझ लेती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। आप कह रहे वो किसी प्राइवेट प्रोग्राम में बोल रहे थे, तो जरा सा मुझे बता दीजिए उन्होंने क्या बोला, आप समझा दीजिए क्या कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में। मैं कुछ भी समझाने के लिए नहीं, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप जो पूछेंगे, जो आप एटॉमिक पावर के बारे में मेरे पूछेंगे, मेरे एटॉमिक एनर्जी के बारे में पूछेंगे, मेरे एहसासों के बारे में पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। जो बाइडेन साहब ने जो कहा, हमें कोई परेशानी नहीं, कोई पशेमानी नहीं है उसमें, क्योंकि उन्होंने कहा, ठीक कहा, कुछ पॉलिसी चेंज हो रही होगी पूरी दुनिया की, ग्लोबली। पहले आप डिसाइड कर लेते ना, कंफ्यूजन आपको है। पहले कह रहे थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा, आप बोल रही हैं। आप कह रहे नहीं, उन्होंने जो कहा कुछ पॉलिसी चेंज हो रही होगी, कुछ ठीक कहा होगा, कुछ गलत कहा होगा। खैर उन्होंने क्या कहा जरा सा वो चला दीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन चला दीजिए। एक बार हम बता देते हैं इरशाद अहमद को, चलिए शायद उन्हें जानकारी नहीं। उन्होंने ये कहा, व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस, कैन वी हैव द इंग्लिश टेक्स्ट प्लीज। पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, ये कहा उन्होंने। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि व्हाट आई थिंक इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन। न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी कोहेशन, क्या कहना चाह रहे जो बाइडेन, क्या बात को लेकर चिंता है उनकी? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, ये कोई एटॉमिक पावर हम आज नहीं बने, हम पुराने, हमें मालूम है कि हमने कैसे उसकी हिफाजत करनी। मेरी पाक आर्मी में बार बार एक ही कहता हूं कि दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी फोर्स है पाकिस्तान की। वो अगर आपकी सरहदों से दहशतगर्दों को पकड़ सकते हैं तो अपने मुल्क में आने कैसे देंगे? आप ही लोग आते थे, अभी नहीं आ रहे वो। अभी मेरे मुल्क में अमन है, शांति है, खित्ते में अमन है, शांति। क्यों? कि हमने अब कंट्रोल किया उन लोगों पे जो लोग कश्मीर में भी मुसीबत बनाई हुई है, जिन्होंने खित्ते में मुसीबत बनाई हुई थी। तो उसको उस तरफ देखिए आप, और हमें मालूम है कि कैसे हिफाजत होती है अपनी चीजों की, और हम हिफाजत करना जानते हैं उसकी। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको इंशाल्लाह हम नहीं बुलाएंगे कि आप हमारी मदद करें। हाँ, जहाँ आपको हमारी मदद की जरूरत होगी, हम हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। नहीं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आपकी जो बहुत ही ताकतवर आर्मी है, आपकी जो बड़ी ताकतवर आर्मी है, उसकी ताकत तो देश देखा, दुनिया भर देखी चुके 1971 में। आपकी ताकतवर आर्मी की ताकत तो 1971 उसकी एकदम बेहतरीन, उम्दा, दमदार मिसाल है। मैं उससे ज्यादा मैं क्या कहूँ उसके बारे में, अब इनको सुनाई नहीं देगा। इनकी ताकतवर आर्मी के बारे में बात हो रही है, और 1971 का इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और पाकिस्तानी फौज द्वारा वो जो सरेंडर है, वो तस्वीरें भी आज इरशाद अहमद को देखनी चाहिए। जल्दी से एक कमेंट जनरल से आप कहना चाह रहे थे, बात रखना चाह रहे थे। देखिए, ये जो मेरा ख्याल है, ये टोटली वहाँ के जर्नलिस्ट जो है उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वो झूठ को इतने बाखूबी से सत्य बनाने की कोशिश करते हैं, मैं उनको दाद देता हूँ। जिस पाकिस्तान आर्मी ने एक जंग नहीं जीता, न 47, न 65, न 71, न 99, उसको बोलते हैं हमारी सेना बहुत सक्षम है। दूसरी बात, जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स अयाशी में लाइफ लीड करते हैं, कॉलिशन सपोर्ट फंड के तहत जो भी पैसा आता रहा है, और F-16 अमेरिका ने दिया कि आप टेररिज्म फाइट करो, इसके लिए हम F-16 दे रहे हैं। क्या लॉजिक है अमेरिका का? F-16 कहीं टेररिज्म फाइट करेगा? तीसरी बात, मुझे अमेरिका का स्टैंड समझ में नहीं आता है। अमेरिका ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है, कभी कुछ कभी कुछ। मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि कई दशकों तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ बनाया है और कई बिलियन डॉलर सो खा गया है, और वो डिजर्व नहीं करता है, और इसीलिए उन्होंने फाइनेंशियल एड पाकिस्तान का पूरी तरह से बंद कर दिया था। बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे ताज्जुब लगता है कि अब स्थिति में परिवर्तन आई, मिस्टर बाइडेन प्रेसिडेंट बने, और उन्होंने फिर अब F-16 स्पेयर पार्ट्स और F-16 बेचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका को डिसाइड करना है कि क्या पाकिस्तान आतंकिस्तान है या पाकिस्तान है, ये अमेरिका को फैसला लेना। जो आप सवाल उठा रहे, थोड़ी दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उठाए थे, थोड़ी देर में उनका वो रिएक्शन हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। चाहे F-16 को लेकर जो पॉइंट अभी जनरल सिन्हा उठा रहे थे कि F-16 से आप टेरर के खिलाफ लड़ते हैं, जरा सुनते हैं क्या कहा था एस जयशंकर ने, और ये अपने आप में किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स है उसे भी एक्सपोज करता है। सुनिए जरा। फॉर समवन टू से आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट इज फॉर काउंटर टेररिज्म, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things.
You are not fooling anybody by saying these things. ये कहा था एस जयशंकर ने, और वही बात कि आप टेरर के खिलाफ लड़ाई में F-16 का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वो अपने आप में बड़ा सवाल था जो कि भारत के विदेश मंत्री द्वारा उठाया गया था। जल्दी से एक कमेंट मोहम्मद फहीम आपका, और उसके बाद फैजाम मलिक, जल्दी जल्दी प्लीज। बहुत शुक्रिया आदित्य, बहुत शुक्रिया। पहली बात यह है कि जो बाइडन का ये कमेंट, हम इसको इतना नॉन सीरियस नहीं ले सकते, ये बड़ा सीरियस कमेंट था, ठीक है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में उसके ऊपर रिएक्शन क्या है। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने उसके ऊपर मजम्मत की है, हर पार्टी ने मजम्मत की है, चाहे वो PMLN हो जो पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जो बहुत मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की। तो उन्होंने इस चीज को मजम्मत किया, और इस इशू के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो एक पेज के ऊपर है, और वो समझती है कि हमारे जितने भी जो अटॉमिक वेपन्स हैं, अटॉमिक एसिड्स हैं, वो महफूज हाथों में हैं। और इस चीज को ना सेकंड कर चुकी है अटॉमिक एजेंसी जो इंटरनेशनल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि बाइडन का ये जो कमेंट है, देखना ये है कि ये किस टाइम पे आ रहा है। आप इसकी टाइमिंग नोट करें। ये वो टाइमिंग है जब सदर पुतिन जो है वो एक धमकी लगा रहा है कि हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ये वार जो है इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी, ग्लोबल लेवल पे चली जाएगी, और हम इस वार के अंदर अगर नेटो शामिल होता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली जो है एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको जरा लिंक करें, इसको पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा आगे आ जाते हैं, थोड़ा ग्लोबली इस चीज को देखते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। ये कल वो बात इंडिया के लिए भी कही जा सकती है जो आज पाकिस्तान के लिए कही गई है। लिहाजा हमें इस मामले पे तो कम से कम यूनाइटेड रहना चाहिए। हमें इस मामले पे तो सोचना चाहिए कि अमेरिका असल में इंटेंशन सीकिंग के लिए कर रहा है, वो दुनिया को बता रहा है कि रूस आपकी तारीफ करता है, तब तक तो अमेरिका में सर्टिफिकेट होता है जनाब। आज आप ये कह रहे हैं सर कि आप आज आपकी बात कर रहे हैं, तो कह रहा हमें कुछ नहीं होना चाहिए, कल को इंडिया के बारे में कह सकता है। देखिए, आपका इतिहास और इंडिया का इतिहास अलग अलग रहा है, ये तो आप मानते हैं ना। हाँ, आप कंप्लीट कर लीजिए, 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स है, कंप्लीट कर लीजिए। जी वही टाइम दें। तो अमेरिका जो इस तरह का एक बयानिया बनाना चाह रहा है दुनिया में कि दुनिया को किसी एटॉमिक वार का शायद जो है खदशा है, वो दुनिया को अपने साथ करना चाह रहा है, दुनिया को डराना चाह रहा है कि इस तरह का दुनिया में कुछ होने वाला है। और पाकिस्तान को एक इजी टारगेट मिला है, वो उसने पाकिस्तान के ऊपर वार किया है, कल वो इंडिया के ऊपर भी वार कर सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि इंडिया को भी इस चीज की जो है मजम्मत करनी चाहिए कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर ये इल्जाम जो बाइडन ना लगाएं। ना ये इंडिया तो मजम्मत कर रहा था जब आपकी F-16 की जो डील्स थे ना, वो मेंटेनेंस, और वो इंडिया ने तब भी कहा था कि ये पाकिस्तान की और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, दोनों में से किसी का फायदा इस रिलेशनशिप में हो नहीं पा रहा है। ना तो वो पाकिस्तान को सर्व कर पा रही है, और ना ही जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उन्हें सर्व कर पा रही है। ठीक है, अब जल्दी से कमेंट आरजू काजमी, जल्दी, और उसके बाद एक कमेंट में यहाँ पे लूंगी अजय आलोक का। आरजू काजमी और अजय आलोक जी, जल्दी प्लीज। जी देखें, पाकिस्तान के इस वक्त जो सिचुएशन है, मुझे तो कोई खास हैरत नहीं हुई जो बाइडन का स्टेटमेंट जानने के बाद, क्योंकि जिस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम सारी दुनिया से पैसे मांगते फिर रहे हैं, और फिर हमारे मिनिस्टर्स चाहे वो शेख रशीद हो या कोई भी उठ के कह देते हैं कि हमने तो जी पाव के बम बनाए हुए हैं, हम उसको यहाँ फेंक देंगे, वहां फेंक देंगे। तो इस किस्म की जब नॉन सीरियस किस्म के, मिच्योर किस्म की स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से जाएगी तो हर कोई शक करेगा। जाहिर है, जब हम चाइना को हर चीज अपनी मॉर्गेज कर देंगे, चाहे वो हमारे एयरपोर्ट्स हो, चाहे हमारी मोटरवेज हो, तो कौन ये यकीन करेगा कि कल को पैसे के लिए हम अपने जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो नहीं दे देंगे। तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान बहुत कमजोर हालत में है, और इसी वजह से इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उसमें ज्यादा कसूर हमारा अपना है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की बात होने के। अगर हम कहीं पे स्ट्रांगली खड़े हुए होते और हमने इस किस्म की नॉनसेंस स्टेटमेंट्स ना दिए होते हमारे मिनिस्टर्स ने, तो ये बात भी ना होती। और जाहिर है, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है वो देखते हुए कोई भी हमें दबा सकता है, कोई भी हमें कह सकता है कि जी आप हमें दे दीजिए, तो उस पर कौन यकीन दिलाएगा कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आर्मी उसको देख रही होगी, उसे मॉनिटर कर रही होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हमारी जो पॉलिटिकल लीड है उसकी तरफ से जाती है, उसको कौन रोकेगा। ठीक है, आप अपनी पॉलिटिक्स पर सवाल यहां पर खड़े करिए। जल्दी से कमेंट फैजा मलिक, उसके बाद जवाब अजय आलोक में आपसे लूंगी। ठीक है, फैजा मलिक। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जिस तरह से जो ये बयान आया है, ये कोई इतना हम इसको सीरियस नहीं ले सकते कि कोई इतना सीरियस बयान था या कोई इस तरह से था। ये चाइना और रूस की बात हो रही थी और उसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया गया है।
और अब इसमें तो बहुत से सवालात उठते हैं कि जी अमेरिका किस तरह से किसी के कह सकता है कि पाकिस्तान के जो एटॉमिक इस वक्त चीजें हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, वो इस वक्त जो है वो महफूज हाथों में नहीं है, महफूज नहीं है। इससे पहले अगर अमेरिका की बात की जाए तो P-52 बॉम्बर्स पर उनके जो एटमी असासे थे वो कितनी देर तक जो है कोई उड़ा कर ले गया, उनको खबर नहीं हुई। उसके बाद अगर आप तहरीक तालिबान के पास जो असलहा मौजूद है अमेरिका का, वो असलहा उनको किसने दिया, कहां से आया? तो इस तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह से अमेरिका की अगर बात की जाए तो वो हमेशा से जो है अपने मफादात को देखता है। पहले आपने अपने इंट्रो में बताया कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान को कभी जो है वो $450 मिलियन दे देता है F-16 की मेंटेनेंस के लिए, और फिर बाद में जो है वो अटेंशन लेने के लिए रशिया ने जिस तरह से खुले अल्फाज में वो अटेंशन लेने के लिए स्टेटमेंट दिया अमेरिका ने। अच्छा, अब अमेरिका को अटेंशन हासिल करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी। यहाँ अजय आलोक जी, आपने सुना यहाँ पर तो डिवाइडेड ओपिनियन है बॉर्डर पर, या ऐसे मैं कहूँ कंफ्यूजन है। कोई कहता है अमेरिका को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कोई कहता है कि सीरियसली लेना चाहिए, कल को भारत के साथ भी ऐसा बोल सकता है, भारत के बारे में भी ऐसा बोल सकता है। तो यहाँ तो बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है सीमा पार। देखिए, सीमा पार में जो भी कंफ्यूजन की स्थिति हो, सीमा पार वाले अपनी स्थिति, सीमा पार के पत्रकार नहीं लेकिन सियासतगण अपनी स्थिति बहुत बेहतर से जानते हैं कि वो अमेरिका के ऐसे, मुझे शब्दों का, गलत शब्दों का चयन नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका उनको ऐसे इस्तेमाल कर रहा है जैसे रोड चलते किसी जानवर को हम इस्तेमाल करते हैं। जब मन किया खाना दे दिया, जब मन किया दुरदुरा दिया। तो इनको तो अपने पहले से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की सोचनी चाहिए। जहां तक बात है भारत की और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की बिल्कुल एक लाइन की बात है, ये स्ट्रैटेजिक नार्सिसिज्म चल रहा है। हमें जब मन करेगा, जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट को मन करेगा तारीफ करेंगे, जिस अमेरिकन प्रेसिडेंट को मन करेगा हम दुरा देंगे। और तो पाकिस्तान के ऊपर है ना, तारीफ को बहुत बड़ी दोस्ती समझते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले F-16 को रिप्लेनिश करने की बात हुई थी, आज कह दिया कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कंट्री है, तो अमेरिका को भी डिफेंड कर रहे हैं, भारत के साथ स्ट्रेटजी जोड़ रहे हैं। अरे हमारी तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। ये तो आपके प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी भारत की कि हम किसी से दबते नहीं, हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। लेकिन आप सोवियत संघ को आपने, जब अमेरिका का लड़ाई चल रही थी तब आपने अमेरिका का साथ दिया, तब आपको F-16 मिली। आप आज की तारीख में मक्का बन गए हैं साहब। सारे आतंकवादी और उग्रवादी और संगठन का मक्का बन चुका है पाकिस्तान, जहां पे सब कोई शेल्टर लेते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, और एक टेररिज्म को, पाकिस्तान को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने, और उसको मेडल भी मिलना चाहिए कि टेररिज्म को इंस्टीट्यूशनलाइज अगर किसी देश ने किया तो पाकिस्तान ने किया, और इसकी खामियाजा आपकी जनता भी भुगत रही है। और मुझे आश्चर्य लगता है कि यहां पत्रकार बैठ के उस पाकिस्तान सरकार की, चाहे किसी की सरकार, उस सरकार की अगर आलोचना न करें इस बारे में मुखर होके कि आपकी ना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ना आपकी इंडिपेंडेंट होमलैंड सिक्योरिटी पॉलिसी है। हर आने वाला प्रेसिडेंट आपका आर्मी के सामने झुका रहता है, उसको ISI के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं, ना चाहते हुए उसको वो सब काम करना पड़ता है जो पाकिस्तान की आवाम कहीं से सपोर्ट नहीं करती है, और उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। आपकी किस्मत है। चलिए, ठीक है। सोहेल राणा, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, गोल्ड मेडल की बात कर रहे थे अजय आलोक पाकिस्तान के लिए। सोहेल राणा जी जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। ये जो अमेरिका ने तमगा दिया है आपको, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशंस, इस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम। जो तमगा हमें, ये तो आप तमगा फरमा रही हैं, ये हमारे लिए निशाने हैदर है। इससे बढ़कर क्या कह सकते हैं जो बाइडन? नंबर 1, इसमें तो कोई उन्होंने कहा है कि बड़ी खतरनाक कौम है, तो बिल्कुल ही खतरनाक तो उनके लिए होंगे ना हम, जो हमारे लिए खतरे के बायस बनेंगी। और ये बाइडन साहब ने तो कल या डे बिफोर यस्टरडे ये भी कहा था कि मैं सऊदी अरब की बादशाहत 4 रोज में खत्म कर सकता हूं। फिर उन्होंने इंडिया के बारे में भी ये कहा कि जो भारत है वो अमेरिकन के लिए सेफ कंट्री नहीं है। तो उनकी किस बात पे जाएं? और बाइडन के 20 साल पहले वाले बयानात देख लें आप, वो क्या कहते रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। तो इसलिए जो मेरी जाती राय है, मे बी रॉन्ग, उनका जो दिमाग है
वो उनके दिमाग का मायना करवाना चाहिए। वो इस हिस्से में है जहां पर अमेरिका में लोग निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए, निजी टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, आप काइंडली सुन लेना, मेरी बात सुन ले। आपने जो कहा मैं 20 मिनट से सुन रहा था। अभी किसी दोस्त ने कहा कि यहाँ के जर्नैल ये करते हैं, वो बूट पॉलिश करते हैं, क्या कहते हैं वहां के पॉलिटिशियन। तो मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं कभी देखा बूट पॉलिश करते हुए। तो तीसरा जो बाइडेन साहब ने ये कहा कि हम भाई ये तो आपकी पॉलिटिक्स में आरोप लगते थे भाई, ये क्या उन्होंने थोड़ी ना इन्वेंट किए हैं। दीदी आप काइंडली अगर मेरी बात सुन लें, आप मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, आप मेरी बात तो सुन लें। आपने जो सवाल का किया है उसका जवाब तो ले लें आप। हाँ सर, तो जवाब ले लें। मैं आपको 1 मिनट में दे चुकी हूँ आपको, आप अपनी बात पूरी कर ले प्लीज जनाब 30 सेकंड्स में। मैं 80 सेकंड ही लूंगा, मैं उससे 60 सेकंड कर लेता हूं। जो बाइडेन साहब का कहना है कि हम एटमी असासे फैला रहे हैं, एक तो बाइडेन साहब से ये पूछें कि इजराइल को किसने एटमी असासे दी है थ्रू बरतानिया के। इसके अलावा हमारी तो अमेरिका के साथ कोई ऐसी जंग नहीं है। असल जंग तो आपके साथ होगी, क्योंकि वो रशिया, हमारे कुछ तलाकात रशिया से बेहतर हो रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। इस तनाजर में उन्होंने ये बयान दिया। ये जब हुकूमत जो हमारी सिटी गवर्नमेंट है वो कमजोर गवर्नमेंट है, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। दर्शकों को सही नाम मिले इनका। लेकिन सर सुहेल राणा जी, सर अमेरिका की लड़ाई भारत से होगी, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अमेरिका भारत से आकर लड़ेगा, किस बात पर लड़ेगा? रशिया के साथ भारत के संबंध क्या है? वैसे मुझे याद है इमरान खान नियाजी तो भारत की पीठ थपथपा रहे थे कि उन्होंने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया। वो अमेरिका को भी मेंटेन करता है रिलेशनशिप, रशिया को भी मेंटेन करता है रिलेशनशिप, सबके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है, अपने टर्म्स कंडीशन पे मेंटेन करता है। वो किस इंडिया की बात कर रहे थे? देखें, ये जो कश्मीर आजकल यूरोप जो कश्मीर पे बातें कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि हम उनके लिए बड़े काबिले एहतराम हो गए हैं या हम उनके लिए कोई काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो जोड़ना चाहता है उसके साथ, यूक्रेन के साथ, इसलिए वो हमारे हक में बातें कर रहा है। बाकी कौन सी बातें कर रहा है आपके हक में? जरा मुझे बता दीजिए, 4 स्टेटमेंट बता दीजिए। और आपको वैसे जवाब दे दिया था भारत की जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज, उनके द्वारा आपको जवाब दे दिया गया है। आपको हर प्लेटफॉर्म पर मुंह की खानी पड़ी है। आपके कुल मिलाकर आपकी सुई आती है कश्मीर। अभी पाकिस्तान ने आपको कहा, पाकिस्तान को कहा गया अमेरिका द्वारा मोस्ट डेंजरस, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज। वो भूल गए आप कुल मिलाकर वापस आए घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए यूरोप के रास्ते, फिर आए आप कश्मीर पर। सर कम से कम इतना तो क्लैरिटी रख लें, आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, जवाब सुनिए। आप यूरोपियन कंट्री से डरते होंगे सर, भारत नहीं डरता किसी से, भारत नहीं डरता। भारत अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हर रिलेशनशिप को अपने लेवल पर देखता और समझता है सर। आपकी कंट्री की बात अलग है, इंडिया की बात अलग है, ठीक है। सुनिए पहले, आप जवाब सुनिए, भारत का जवाब सुना दीजिए ना। We have witnessed, unsurprisingly, yet again an attempt by one delegation to misuse this forum and make frivolous and pointless remarks against my country. Such statements deserve our collective contempt and sympathy for a mindset which repeatedly utters falsehoods. It is important, however, to set the record straight. The entire territory of Jammu and Kashmir is and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty. Thank you. Right to life and right to liberty. Enjoy कर सके भारतीय और जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय। लेकिन कौन उसमें खलल डालता है? अमजद अयूब मिर्जा, ये बताने की जरूरत है क्या? ये दीदी खलल हम नहीं डालते। पाकिस्तानी कब्जे वाला जो जम्मू कश्मीर है वो तो अब इस बात का, हम पहले ये था कि पाकिस्तान से अलहदा होना है, अलहदा, अब तो ये सवाल ही नहीं है। अब तो ये सवाल है कि भारत के साथ
कब मर्ज होना है, कब जुड़ना है जम्मू के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ और लद्दाख के साथ, गिलगित बल्तिस्तान का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, इन्होंने, आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि जी हमने वो रूस के हमने साथ दिया और हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां गया। आपको पता है पाकिस्तान की जो एक मिलिट्री है, इसका सबसे बड़ा जो काम है वो है डबल गेम खेलना। मेरे पास फ्लाइट पास की डिटेल्स भी हैं, सारी डिटेल्स हैं। इस वक्त यूनाइटेड किंगडम जो यूक्रेन को असला भेज रहा है, वो रावलपिंडी में नूर खान बेस पे उतरता है, पाकिस्तानी हवाई जहाजों में उसको डाल के रोमेनिया के बॉर्डर पे पहुंचाया जा रहा है। उधर से ये रूस से कह रहे हैं हमें तेल और गैस दो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये कर रहे हैं। ये वही पॉलिसी है जो अफगान वॉर के दौरान इन्होंने की थी। ठीक है। जिस अमेरिका से ये पैसे लेते थे टेररिज्म को खत्म करने के लिए, लेकिन वही पैसा टेररिस्ट पैदा करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। अब आ जाए न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर जो बयान दिया जो बाइडेन साहब ने, मैं कहता हूं कि आज मैं बड़ा खुश था कि मैंने कहा आज ऑफिशियल हो गया, मोहर लग गई है। जो बड़ा सरकार है उसने कह दिया है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स है दे आर इन अनस्टेबल हैंड्स, और वो इनडिसाइसिव हाथों में है। वो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम है उनकी कंट्रोल। एक कंट्रोल उसको कर रहा है बाजवा की आर्मी, एक उसको कंट्रोल कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट करने, अफगानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट करने वाला जो ग्रुप है लेड बाय लेफ्टिनेंट फैज अमीर, और तीसरा चाइनीज। ये चाइनीज वहां बैठे हुए हैं कहूटा में। जो कलर सईदा से आप जाएं तो रावलपिंडी से कलर सईदा आगे कहूटा जाएं, वहां चाइनीज बैठे हुए हैं। वो आपका न्यूक्लियर प्लांट जो पाकिस्तान का है वो उनके कंट्रोल में है और इनके कंट्रोल में। लिहाजा किसी वक्त भी एक दूसरे के साथ वो इस मसले के ऊपर उनका टकराव मौजूद है। फिर पाकिस्तान जो ये बताया है इन्होंने खुद, आरजू काजमी जी ने नहीं कहा कि ये खुद ऐसे बयान देते हैं कि पाव के जो है वो हमारे जवाब लीजिए। अब आप इस पर जवाब ले लीजिए, मोहम्मद फहीम जी। पहली बात तो ये है कि जिस तरह साहब कह रहे हैं कि 3 पार्टीज बनी हुई हैं जो इनको कंट्रोल कर रही हैं और इतनी डिवीजन है, जैसे कि बाइडेन ने भी कहा है, अगर ऐसा कुछ होता तो इतने साल हो गए हैं तो उसमें कोई एक वाकया जो आप जो है यहाँ पे साइड कर सकते, कोई ऐसा वाकया अभी तक नहीं हुआ। अलबत्ता हाँ, हमारे एक करीब हमसाया मुल्क के अंदर से एक मिसाइल जो बड़े महफूज हाथों में था और वहां से गलती हुई, वो पाकिस्तान में आके गिर गया। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे मतलब एक हमारा हमसाया मुल्क है, आपको भी पता है, उससे एक ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल, वो कैसे उसकी टेरिटरी खराब हो गई। इसका मतलब है कि जिन हाथों में वो मिसाइल है वो हाथ ही महफूज नहीं है, वो स्किल ही नहीं है उनके पास। अब सोचिए, हंसने वाली बात नहीं, इसके ऊपर सोचिए आप जरा, क्या वो हाथ महफूज है, क्या उनकी स्किल भी है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? बिल्कुल, ये अपने आप में एक स्टोरी है ना। इसे कहते हैं फैक्ट्स को कैसे ट्विस्ट नहीं खत्म कर दिया जाता है, फैक्ट्स को कैसे खत्म कर दिया जाता है, फैक्ट्स का एनकाउंटर किया जाता है, वो काम कर रहे हैं मोहम्मद फहीम। आरजू काजमी हाथ उठा रही है, उसके बाद जनरल सिन्हा। आरजू काजमी और जनरल सिन्हा। आरजू काजमी, मेरी कई पाकिस्तानी जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 71 वॉर अलग तरीके से ही पढ़ा दी जाती है। आप तो आपके इतिहास में तो आप कोई वॉर हारे ही नहीं, पाकिस्तान कभी कोई लड़ाई हारा ही नहीं भारत के हाथों, जबकि तथ्य जो है वो कोसों दूर है। अभी जब मैं मोहम्मद फहीम को सुन रही हूं तो ऐसा ही लग रहा है कि फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन बिकम्स फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। जी बिल्कुल ऐसा ही, हमारे यहाँ शायद हिस्ट्री सही नहीं पढ़ाई जाती। और अगर ये बात कर रहे हैं कि जो अभी इंडियन मिसाइल चला था और पाकिस्तान की तरफ उसका रुख था, तो शायद ये पाकिस्तान में उजड़ी कैंप का वाकया भूल गए कि जो हमारे मिसाइल थे वो चले थे और हमारे ही सर पे गिरे थे आके। तो पहले मेरा ख्याल है उसको चेक कर लेना चाहिए फैक्ट्स को कि हमारे यहाँ क्या कुछ हो चुका है। लेकिन साथ साथ हमेशा से मैं आदित्य यही सुनती आ रही हूँ कि ये जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं ये गैर महफूज हैं, इस तरह की बातें हमेशा से चल रही हैं। और ये भी कहा जाता था कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान किसी और को ये टेक्नोलॉजी दे दे, इसीलिए डॉक्टर कदीर खान को एक लंबे अरसे तक हाउस अरेस्ट रखा था। किस लिए हाउस अरेस्ट थे वो?
किस लिए बंद कर दिया गया था? उन्हें तो बड़ा हीरो बताया जाता है, तो हीरो को कहीं बंद करके रखता है क्या? हीरो क्या बाहर नहीं निकल सकता? वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे? ये सारी चीजें थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम सच्ची बात करते नहीं है, और अगर कोई हमें कहे तो हम इनकार कर देते हैं। इसी वजह से आज हमारा ये हाल है, और हम संभल नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर आज भी हम मान जाएं, थोड़ा सा अपनी गलतियों को मान जाएं, तो शायद हम इसमें से निकल पाए। इरशाद अहमद, ये क्या कह रही हैं आरजू काज़मी? मैं ये कह रहा हूँ आरजू, आपको ये नेशनलिटी फिर भी नहीं देंगे इंडिया वाले, जितना भी जहर उगल पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ओजडी कैंप की आप बात कर रही थी, हादसा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी कोई जो ये चीजें रखी होती हैं हथियार, वहां धमाका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारी आर्मी ने या हमारे इदारों ने हम लोगों को मारने के लिए ओजडी कैंप का हादसा कर दिया था। ये बातें दुरुस्त कीजिए, ऐसी बात मत किया कीजिए आप। और दूसरी बात ये है कि हमें मालूम है बात में ये कह रहा हूँ, मैं आरजू की बात समझ रहा हूँ और आरजू का जहर भी देख रहा हूँ कि जितना उगलती है आरजू जहर पाकिस्तान के खिलाफ। जी आप बोलिए आरजू, मैं आपको जवाब दूंगा। तो कोई बात नहीं है, बात ही समझ नहीं आई है। मैं कह रही हूँ इंडियन मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, जो गलती से इस तरफ चल गया था, तो उस पे मैं कह रही हूँ ओजडी कैंप को क्यों भूल जाते हैं? वहां पे भी तो क्या वहां खुद चलाए थे आपने? ये बात मैं कर रही हूँ। तो आप लोग कहें कि आपको वहां पे वीजा नहीं मिलेगा या आपको नेशनलिटी नहीं मिलेगी, मतलब आप अगले लेवल पे इसी तरह के लोगों ने आदित्य हमारे मुल्क का जो है ना बेड़ा गर्क करके रखा है। कुछ नहीं किया बेड़ा गर्क। हम जैसे लोग ही मुल्क को चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपने इदारों के साथ मिलकर के। इसीलिए तो वो कह रही है बेड़ा गर्क करके रखा है। हम लोगों का इसी से मतलब था, आप जैसे लोग चला रहे हैं, वही तो वो कह रही थी कि आप जैसे लोग चला रहे हैं तभी बेड़ा गर्क हो रखा। वो यही कह रही है तब से। इंशाल्लाह हम एक ताकत है, तब से वो यही कह रही है, ताकत है, इसमें कोई दूसरी अच्छा ऐसी ताकत है कि आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी को अगर फोन कर लेता हूं या किसी से मिलने जाता हूं तो उसे लगता है बस आगे मांगने। ऐसी ताकत है आप, ऐसी ताकत है कि आपके मांगने से ही डर जाती है दुनिया की। आपको देखते ही लगता है बस मांगेंगे, कि बस मांगेंगे। अरे शाह साहब कहां चले गए? मुझे ऐसा कोई डर नहीं है कि आप कुछ मांग लेंगे नेशनल टीवी पर बैठकर। कोई बात नहीं। चलिए फाइजा, अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रही थी कि पाकिस्तान को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है कि अमेरिका क्या कहता है, लेकिन खबर तो ये है किसी मसले पर अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया है। पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी राजदूत को तलब किया गया है। जो बाइडेन का बयान जिसके खिलाफ, जिस पर नाराजगी जताते हुए तलब करने की, पाकिस्तान में जो अमेरिकी राजदूत हैं उन्हें तलब करने की ये खबर है। As President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official. जी, तो फाइजा ये क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी? जी बिल्कुल अदिति, मैंने ये कहा कि मतलब इस स्टेटमेंट को हम उस तरह से नहीं ले सकते कि जी उन्होंने कह दिया और बड़ा ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। इससे पहले भी अमेरिका ने बहुत सी बातें की हैं, और जिस तरह से अगर अमेरिका की बात की जाए तो अभी उनका असलहा जो है वो सारे जितने भी आप देख लें, जितने भी टेररिस्ट हैं वही यूज कर रहे होते हैं। तो फिर ये भी यहाँ पर अमेरिका की नाअहली हो गई कि वो किस तरह से उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो जहां तक बात रही ना एक सेकंड, आपने क्या कहा कि जो मदद अमेरिका प्रोवाइड करता है वो टेररिस्ट यूज कर रहे होते हैं? एक सेकंड मामले के ऊपर फाइजा मलिक, अभी आपने क्या कहा कि अमेरिका तो जो मदद देता है वो टेररिस्ट यूज कर रहे होते हैं? जी, जिस तरह से तहरीके तालिबान के पास जो असलहा है वो कहां से आया? वो अमेरिका का असलहा है। उन्होंने उनको क्यों दिया, क्यों प्रोवाइड किया गया? क्या यहाँ पर अमेरिका की नाअहली नहीं है? यहाँ पर उनके जो जोहरी हथियार है वो खतरे में नहीं पड़े हुए? मतलब वहां पर तो अमेरिका कुछ भी नहीं कह रहा, और ना ही आपने उस बारे में कभी बात की। इसके अलावा जिस तरह से आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन थी एसएटीपी के हवाले से, जरा वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर ले आए प्लीज। ये कह रही हैं कि टीटीपी को मदद अमेरिका करता है, ये फाइजा मलिक कह रही हैं। ये जो प्रतिबंधित संगठन है और ये जो शील्ड प्रोवाइड करता है यूएन के मंच पर, जब ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने का वक्त आता है, ये कौन करता है? वो भी टीटीपी आ जाता है या वो पाकिस्तान की स्टेट करती है? ये डेटा देखिए आप,
आतंकी संगठनों को लेकर ये सिर्फ टीपी का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, ये भारत का डेटा, भारत नहीं कह रहा ये शॉकर है। फाइजा मलिक, कौन शॉकर है? क्या मतलब मैं आपके यहाँ कितने आतंकी संगठन है आपके हिसाब से? कोई आतंकी संगठन है आपके यहाँ? नहीं है। आपके यहां से कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटफिट ऑपरेट करते हैं? कौन ऑपरेट करता है? पाकिस्तान से तो कोई ऑपरेट नहीं होती, वो तो जिस तरह से साजिशें होती हैं, कलबोशन हो गया, तो ये तमाम तर चीजें तो होती हैं। ये तो अब अगर देखें तो सीआईए ने काफी कुछ किया है पाकिस्तान में, इस तरह के काफी चीजें हो रही हैं, काफी अच्छे हथकंडे हो रहे हैं। सुनिए, इंडिया से कोई बोलेगा तो आप मानेंगी नहीं, इंडिया से आपको जवाब मिलेगा तो आप मानेंगी नहीं। इस समय आप अमजद अयूब मिर्जा को सुनिए। पहले अमजद अयूब मिर्जा ये कह रही है ये तो साजिश होती है, पाकिस्तान तो पाक साफ है। वो बात और है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन वो साजिश के तहत है, वो ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, वो भी साजिश ही थी। पाकिस्तान तो पाक साफ है। भाई आपको आज की ताजा मिसाल दे देता हूं। आज कश्मीर में फिर आप लोगों ने कश्मीरी पंडित को शहीद किया आज सुबह, और आप लोगों के जो निश्तर हॉस्पिटल में जो 500 लाशें मिली हैं बलोचों की, वो बताएं, जिनके आपने सीने काट के उनके दिल, गुर्दे और उनके फेफड़े निकाले, और उन्होंने बलोचिस्तान के वो ड्रेसेस उनके पहने हुए हैं। कितनी सदाकत है। और क्या ये एक बार में एक आवाज प्लीज, एक बार में एक आवाज, अमजद अयूब मिर्जा की आवाज, एक बार में एक आवाज प्लीज। को आपकी आर्मी टेररिस्ट, सबसे बड़ा टेररिस्ट गैंग दुनिया का पाकिस्तान की आर्मी है। 5 लाख टेररिस्टों पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आर्मी है, जिसका सरगना जनरल बाजवा है। आप कत्ल कर रहे हैं बलोचों को। आप पीओजेके में चप्पे चप्पे पर आपने हमारे पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आपने फौजी चौकियां लगाई हुई हैं। हर 25 लोगों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में आपने एक फौजी बिठाया हुआ है। आप बात करते हैं, आप काबिज हैं, आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं, आप दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दिया आपने, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आपकी फौज दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द आउटफिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। जी फाइजा मलिक की आवाज, उसके बाद जनरल से वो आपके साथ चलना चाह रहे हैं, नहीं चलना चाह रहे। और जहां तक आपने पाक आर्मी की बात की कि पाक आर्मी टेररिस्ट है, ये बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है और बहुत पावरफुल। और पाकिस्तान में जितना भी पीस है वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। उसकी अभी ताजा मिसाल आप देख लें, जो फीफा वर्ल्ड कप है उसके लिए पाकिस्तान आर्मी को जो है वो तलब किया गया है। तो ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तान आर्मी इतनी पावरफुल है कि उसको इतने बड़े इवेंट की जो सिक्योरिटी है वो दी गई है। अच्छा सुनिए, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, ये इंडिया के खिलाफ वॉर जब हुए तो ये पाकिस्तान जो दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, इसकी काबिलियत कहां पीछे छूट गई थी, कहां रह गई थी? कभी पीछे नहीं छूटी। क्या कभी पीछे नहीं छूटी? अच्छा, कभी पीछे नहीं छूटी। बांग्लादेश का वजूद कैसे आया? बांग्लादेश वजूद में कैसे आया? ऑटोमेटिक हो गया था, ऑटोमेटिक। फाइजा मलिक, बांग्लादेश वजूद में कैसे आया था? कोई जवाब? देखिए, ये तो एक ये जो डिबेट है लेके जा रहे हैं अभी जो एक सेकंड, तथ्यों पर आप जी न्यूज देख पा रही हैं इस वक्त? अपनी स्क्रीन देख पा रही हैं? जी जी हाँ, तो आपको ये तस्वीरें अब जरा फुल स्क्रीन कर दीजिए, हम सबको हटा दीजिए और ये तस्वीरें फुल स्क्रीन कर दीजिए। ये कहाँ की फौज है? देखिए, इस तरह की फुटेजेस जो होती हैं, अच्छा, ये अक्सर जो है वो रिलीज कर दी जाती है। और इस तरह की फुटेजेस आना कोई मेरे नहीं यार कि इसको हम इतना कह सकते हैं कि हाँ जी फुटेज आ गई है तो उसके ऊपर हम बात करें। इस तरह की फुटेजेस आती रहती है। मैडम, ये फुटेज आज की नहीं है, ये फुटेज आज की नहीं। हथियार कौन रख रहा है नीचे? इनसे पूछो ना फुटेज है क्या, और ये फुटेज है क्या, जरा सा बता तो दीजिए। इनको भी ये भी नहीं पता होगा। हाँ, ये भी नहीं पता होगा श्योरली। जी, कौन सा फुटेज है बताइए? इस तरह की जो फुटेजेस हैं, कौन सी फुटेज है ये? उसको वक्तन फवक्तन जो है वो बस स्क्रीन पे लगा दिया जाता है। फैजा, ये कौन सा फुटेज है? किस चीज का फुटेज है ये बताइए? किस चीज का फुटेज है? आप बता दीजिए, आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए इरशाद साहब से पहले पूछ लेते हैं, इरशाद अहमद से पूछ लेते हैं। फैजा मलिक नहीं जानती ये कौन सा फुटेज है। ये कह रही पाकिस्तान तो कभी हारा ही नहीं भारतीय फौज से, बांग्लादेश खुद ही खड़ा हो गया था। बांग्लादेश खुद ही खड़ा हो गया था। सारे पैनलिस्ट इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं, बस इरशाद साहब को टेंशन हो रही है। मैं क्या कहूँ? मैं बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए। मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है। हमने
जो ये हमारी फौज ने खामोशी अख्तियार की थी, इसलिए कि आगे भी मुसलमान थे, वो भी हमारे भाई थे, कि खून रेजी ना हो, एक दूसरे को। अरे तो घुटने टेक दिए थे ना, ये तो मान रहे हैं आप। इरशाद अहमद, इसे खामोशी अख्तियार करना नहीं कहते हैं। ये तस्वीर फुल स्क्रीन ले आइए प्लीज, ये तस्वीर फुल स्क्रीन ले आइए। इरशाद अहमद, इसे खामोशी अख्तियार करना नहीं, इसे घुटने टेकना कहते हैं, इसे हथियार डालना कहते हैं, इसे आत्मसमर्पण कहते हैं। आपको ये नहीं पता क्या सर? इसे खामोशी अख्तियार करना नहीं कहते हैं इसे। अजय आलोक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद जनरल सिन्हा में आपको मंच दूंगी। यहाँ बेहतर हर चीज में डिनायल, ये खामोशी अख्तियार कर ली थी पाकिस्तान ने इंडियन फौज के सामने, ये बता रहे हैं इरशाद अहमद, जबकि पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था, हथियार टेक दिए थे, घुटने टेक दिए थे, हथियार डाल दिए थे। अजय आलोक जी, जनरल नियाजी को कोई भूल सकता है पाकिस्तान में? और नियाजी एक ऐसा क्लैन का नाम बन गया कि इमरान खान नियाजी घबराने लगे, वो नियाजी नहीं लगाना चाहते अपने नाम में। वही कह रहा हूं, जनरल नियाजी याद है कि नहीं इरशाद साहब? खैर, मैं पाकिस्तान आर्मी के बारे में क्या कहूं, इतनी बेहतरीन आर्मी है कि अपने जवानों के शव को छोड़ के चली जाती है, बाद में हिंदुस्तान की आर्मी लौटाती है तो कहती है नहीं जी हमारे शव ही नहीं है। और जो आप, अरे मुझे तो हंसी आती है, आप लोग अपने को भी नहीं अपनाते हो, गैरों को कहां से अपनाओगे? आपके साथ जो अमेरिका सलूक कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल इसी लायक हो। आपको हड्डी फेंकता रहेगा, उसके बाद आपको फिर हंटर भी मारते रहेगा। आपको हड्डी अमेरिका फेंकता रहेगा और आपको हंटर भी मारते रहेगा, दोनों में आपको बड़ा मजा आता है, क्योंकि आप लोग को आदत हो गई इसी तरह की। और आप यहाँ पे फौज ने आपकी भी, अरे मैं तो आज ही की बात कर रहा हूँ इरशाद साहब, सुनिए तो सही। अपने साथ साथ अपने पूरे मुल्क का वजूद क्यों गायब कर रहे हो आप? और एक बात जान जाइए, आप जो कहते हैं कि बड़ा ताकत है हमें, बड़ा ताकत है हमें, पावर देखिए, बड़ी ताकत है हमें, बड़ी ताकत है हमें, घुस के मारा है 2-2 बार हमने आपको, अभी हाल में 2 साल के अंदर घुस के मारा है, एक सर्जिकल स्ट्राइक में, एक एयर स्ट्राइक में, और अपने पायलट को सकुशल वापस भी लिया 24 घंटे के अंदर। इतनी ताकत है आपकी। और ये न्यूक्लियर वेपन का ना, न्यूक्लियर वेपन का हुआ कहीं और दिखाइएगा। जिस दिन दिमाग में भी आया ना न्यूक्लियर वेपन चलाने का, उस दिन नामो निशान मिल जाएगा पाकिस्तान का। हमें भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेरिका ही कर देगा, अमेरिका ही कर देगा, भारत को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमेरिका की धमकी को, इसको हल्के मत लीजिएगा, लेकिन चीन बचाने नहीं आएगा, तो आप बेफिक्र नहीं आएगा, आइए कदम तो बढ़ाइए। लेकिन आप लोग बेशरम है, आप लोग तो बेशरम है, आप लोग कुछ मान ही नहीं सकते हैं। बांग्लादेश का सरेंडर याद नहीं है, हमारी खामोशी थी। अरे आपकी खामोशी थी, आपके बोल कब निकले साहब? क्यों खामोशी? आप लोग तो छापेमारी में विश्वास करते हो, आतंकवाद फैलाओगे, ये सामने सीना दिखा के तो लड़ने की हिम्मत है नहीं, पीठ दिखा के हर काम किया आपने पाकिस्तान के लिए, यही काम करते रहोगे, बड़ा दुनिया में नाम किया। बताऊंगा सीना कैसे, शाबाश, कौन भागता है नंबर 1 टेररिस्ट मुल्क इन द वर्ल्ड, बहुत अच्छा तमगा है आपको। टेररिस्ट क्या कह रहे हैं? कौन भागता है? ये इरशाद अहमद कौन? मैं कह रहा हूँ मेरी सरहद की तरफ रुख दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैं सीना तान के आपके सामने खड़ा होता हूँ और मैं कैसे जवाब देता हूँ। जो भारत का है, भारत वो छोड़ेगा नहीं किसी के पास, और किसी और की जमीन पर भारत नजर रखता नहीं है, ये भारत की खासियत है। तो कब्जा करना, एक्सपेंशन, ये विस्तारवाद, ये सब आपके और आपके दोस्तों के नजर रहती है, लालच आप लोगों में है। भारत लालच नहीं रखता, भारत अपना हक भी जानता है, भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानता है, भारत पावर का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करता है। यहां सबको अपनी मर्यादा मालूम है इरशाद अहमद, यहाँ की फौज अपनी लिमिट जानती है, भारत की सियासत में दखलंदाजी नहीं करती, तख्ते पलट नहीं कराती, यहाँ पर तख्ते पलट नहीं कराती है। इमरान खान क्या कह रहा था वही सुन लीजिए। चलिए, हमारी बात तो आपको समझ आएगी नहीं, खैर बात तो आपको इमरान खान की भी समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, सुनिए जरा। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जिनके वजीर आजम के अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज मुल्क से बाहर हों, एक बता दें,
आप और तो छोड़ें, ये साथ वाला मुल्क, ये नरेंद्र मोदी, इसकी कितनी बार प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ तस्वर भी नहीं कर सकता कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए के महलात बाहर रखे, बिजनेसेस बाहर रखे, बच्चे बरतानिया का पासपोर्ट कहें कि हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। ये कहीं नहीं होता। ये तब होता है जब ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, जो जंगल का कानून है। हाँ, इरशाद अहमद, ये कौन बोल रहा है? ये वो बोल रहा है जो शिकस्त खुर्दा इंसान है पाकिस्तान में। ये वो शख्स बोल रहा है जो धोखा देता आ रहा है पिछले 22 साल से कौम को। ये वो शख्स बोल रहा है जिसने 4 साल में मुल्क को तबाह करने की कोशिश की। ये वो शख्स बोल रहा है जो आपका पाला हुआ है, जो हिंदुस्तान का पाला हुआ है। ये वो शख्स बोल रहा है जो इंडिया की जुबान बोल रहा है। इमरान खान में कौन दिखाई देता है? ये वो शख्स बोल रहा है, मुझे उसमें आप नजर आती हो, उसमें जनरल सेना नजर आता है, उसमें पाकिस्तान नजर नहीं आता कहीं भी, और इसीलिए उसकी। प्रसाद जी एक सेकंड प्लीज। अदिति मुझे 1 मिनट दो, हम मुद्दे पर वापस आते हैं। मिस्टर बाइडेन ने जो कहा उसका मीनिंग, मैं उसको मीनिंग एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक देश है, इसके माने इस तरह से हैं। पहला कि जो गृह युद्ध की स्थिति बन रही है आर्थिक दुर्दशा के कारण, वो कारण है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो गरीबी है, वो जिस तरह से FATF लिस्ट में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, वो जिस तरह से हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद, ये सब खतरा है, जिस तरह से TTP खतरा है पाकिस्तान के लिए। तो न्यूक्लियर ही खाली थ्रेट नहीं है, ये सब थ्रेट है। यदि कराची में आर्मी स्कूल के बच्चे सेफ नहीं है तो काहे पाकिस्तान की आर्मी बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड हो जाती है? ये मुझे समझाइए प्लीज। ये लोग किस दुनिया में रहते हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट लोग? मतलब क्या पी के आते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब इतना शरेआम झूठ, और इनकी कोई आत्मा इनको धिकारती नहीं है। क्या बात करते हो आप लोग क्या बात करते हो? बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, एक जंग नहीं जीता। कौन आर्मी का क्या रोल होता है? देश को जंग जीत के देना। आप खाली आपके पाकिस्तान के जनरल अयाशी करते हैं, कोalition सपोर्ट के अंदर फंड, उनका सब बेटा विदेश में जाके पढ़ता है, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, खाली रिट्रीट करना जानता है, खाली हारना जानता है। आपको बात करने नहीं आती, खाली हारना जानता है वो। आप लोग, वो आर्मी है, वो आर्मी है, वो अय्याश ऑर्गेनाइजेशन है, आतंक आर्मी है, आर्मी नहीं है। मुजफ्फराबाद कोटली में क्या है? मुजफ्फराबाद कोटली में क्या करते हो तुम लोग? हाफिज सईद कौन है? मुशर्रफ ने क्या बोला था कि वो नेशनल हीरो है? किसके बारे में बोला था? विश्व का सबसे थर्ड खतरनाक देश कौन है बताओ? 81 प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 81 45 एक्टिव है। एक सेकंड रुक जाइए जरा, क्या कह रही है ये इरशाद अहमद? कहाँ मुसलमान याद आ गए? एक सेकंड रुकिए जनरल सेना, इनको मुसलमान कहाँ से याद आ गए? फौज पे से मुसलमान पे कैसे चले गए? क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड। हाँ ठीक है, ये गोल पोस्ट नहीं शिफ्ट करते, मैदान छोड़ के। मैडम मैं बता रहा हूँ, इन्होंने हाफिज सईद साहब की बात की, मैंने उसकी बात की कि हाफिज सईद साहब दीन की तालीम देते हैं। हाफिज सईद साहब आतंकी आपके यहाँ साहब है, आतंकी आपके साहब है, आतंकी आपके साहब है। बहुत बढ़िया, ये इसीलिए कहते हैं आपको, इसीलिए आप पर सवाल उठाए अमेरिका ने, इसीलिए सवाल उठे आप पर। पाकिस्तान को कहा गया वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन। और बात यही है कि एज इट इज मुशर्रफ करके गया था, नेशनल हीरो है। अरे इरशाद साहब चले गए मैदान छोड़ के, इरशाद साहब चले गए मैदान छोड़ के। जल्दी से एक कमेंट, आजा वापस आए। इरशाद अहमद ऐसा क्यों है जी? क्या जी मैं सुन रहा हूँ, आपको बोलिए। हाँ सुन रहे हैं ना। ये भी आपको हाफिज सईद साहब, मसूद अजहर में आपको आतंकी दिखाई देता है कि कुछ और? नहीं, सैयद सलाउद्दीन कौन है? अच्छा एक बात बताइए, अजमल कसाब कौन है? आप छोड़े, देखे आप क्यों छोड़े? छोड़े क्यों? अरे आपने जो नर्सरी लगा रखी है उसके बारे में बात नहीं करूंगी क्या मैं? उस नर्सरी से जो प्रोडक्ट आप भेज रहे हैं दुनिया भर में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी होगी ना भाई, उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी होगी। नर्सरी आपने पैदा की हुई, नर्सरी आपके यहाँ जो नर्सरी लगी है उस पर बात कर रही हूँ मैं, उस पर जवाब दीजिए ना मुझे। जवाब नहीं देंगे उस पर, कोई बात नहीं। आरजू काज़मी डिनायल मोड में है, ये डिनायल मोड में है। आतंक की नर्सरी भारत ने लगा रखी है, भारत की फौज पाकिस्तान की फौज के सामने कुछ नहीं है। जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है एक स्टेट इन डिनायल है, अजय आलोक जी, वही हम यहां पर जो इरशाद अहमद बातें कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है।
तथ्यों से कोसों दूर एक अलग ही दुनिया बना रखी है, जिसमें फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, जिसमें रियलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये हाफिज सईद साहब कहते हैं। बिल्कुल तालीम देने वाले, इल्म की देखिए तालीम देने वाले, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज तक इंडियन चैनल पे जितने पाकिस्तानी पत्रकार हों, या मैं पत्रकार तो नहीं जानता, लेकिन जितने पाकिस्तान हुक्मरान हों, वो जब भी आते हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान के एक छोटे हिस्से पंजाब को सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बाकी एक पंजाब पाकिस्तान के हर प्रांत पे कहर बन के टूटता है। आज जो गृह युद्ध की स्थिति है इनकी, वो सिर्फ पंजाबियों के जुल्म के कारण हो, चाहे वो अफगानिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो पीओके हो, इन लोगों ने हर जगह त्राहिमाम मचा रखा है। ये अंदर से इतने दुष्ट हैं कि अपने देश को एक साथ नहीं रख सकते। ये खाक पत्थर पाकिस्तान करेंगे। इनके दिमाग में सिर्फ कौमी कट्टरता भरी हुई है। देखिए, जब तर्कों से हारने लगे तो ये मुसलमान करने लगे। अरे आपको कौन मुसलमान मानता है भाई? पूरे विश्व का मुसलमान आपसे तो नफरत करता है। सारे विश्व के मुसलमान कंट्रीज को आपने तबाह कर रखा है। सबके आतंकवादियों को अपने घर में बैठ के खाना खिलाते हो। अपने बस की कुछ है नहीं, खाने के पैसे है नहीं, भिखमंगों की तरह भीख मांगते रहते हो। अपने आवाम को खाना खिला नहीं पाते हैं आप। कोरोना में वैक्सीन तक दे नहीं पाए आप। कितनी मौतें हुई आपको आंकड़ा नहीं है। मानवाधिकार के नाम पे आप जीरो हो। अरे आपको कुछ खाने पीने की होश है? आप ना इलाज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। हर जगह आपने अपने ध्वस्त कर लिए और अपने देश में गृह युद्ध की स्थिति कर ली। आप खाक पत्थर खा के लड़ोगे? सुबह से शाम तक पानी की देने का पैसा नहीं है, लड़ाई करने के बारे में सोचते रहते हैं आप। ठीक है, चैनल से ना। अरे अपने आवाम को जिसको खाने खिलाने का पैसा नहीं हो, आवाम को इरशाद जी सुनिए, आप बड़ा मुसलमान करते हैं। उगर मुस्लिम्स के बारे में आपका क्या कहना है? कोई होगा उगर मुस्लिम्स के बारे में क्या कहना है? पाकिस्तान को कभी आवाज उठाया चाहिए? हुक्मरान है मूर्ख। आप लोग उगर मुस्लिम्स के बारे में क्या कहना है? कहाँ गया वो मुसलमानियत? आर्मी के सामने कहाँ गया वो मुसलमानियत? बताइए। चुप हो जाते हो, चुप हो जाते हो, क्योंकि सब गिरवी कर रखा है। तो क्या होती है? चीन को सब गिरवी कर रखा है। कहाँ गया उगर मुस्लिम्स? कहाँ गया तुम्हारा मुसलमान? हमेशा खुशपुर खाली कश्मीर के मुसलमान याद आते हैं। ठीक है, एक कमेंट अजय आलोक जी, बात पूरी कर लीजिए। जुबान नहीं बचा सकते। अजय आलोक जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? इरशाद अहमद क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं कि मुसलमान, मैं ये कहना चाह रहा हूं मुसलमान इंशाल्लाह हर जगह सर उठा के जीता है और सर उठा के मरता है। ऐसा कभी और तबाह कर एक सेकंड, आप दुनिया भर के मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन हैं। मुसलमान के नाम पे सबसे बड़े आप दुनिया भर के मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन हैं। अहमदिया और बलूच को मारने वाले अपने देश में अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इरशाद, यू आर डिसग्रेस। अहमदिया और बलूच को चुन चुन के मारते हो, कितने जुल्म करते हो। आप अपने आप को मुसलमान कहते हो। पंजाबी कहो अपने आप को, क्रूर पंजाबी, क्रूर पंजाबी जो बाकी पाकिस्तानियों को मारता है। क्रूर पंजाबी जो बाकी पाकिस्तानियों को मारता है। आप पाकिस्तान नहीं हो, आप पाकिस्तान का एक गंदा सड़ा हुआ हिस्सा के नाम पे कलंक और इरशाद जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ठीक कहा बाइडेन ने। और ज्यादा मत बोलिएगा, किसी दिन बाइडेन का दिमाग खराब हो गया ना, बोलिएगा आप ही ज्यादा उल्टी सीधी बात मत कीजिए। किसी दिन बाइडेन का दिमाग खराब हो गया तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। और ट्रंप आ गया तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आप अपनी खैर मनाइए। अरे आप ख्याल तो समझवा लीजिए सबके, लेकिन आप जो बाइडेन को तो समझा लीजिए। जो बाइडेन के लिए तो आप एक सेंटेंस नहीं बोल पाए तब से। सिर्फ एक निजी अटैक किया आपने यूएस के प्रेसिडेंट पर। बचाव में आपके नाम पर कोई, आपके पास कोई दलील नहीं थी सर, कोई दलील नहीं थी। ठीक है, अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं, वो उसके बाद आरजू काजमी प्लीज। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ इरशाद साहब, आप मुसलमान हैं लेकिन सूट और टाई आपने मगरब की पहनी है। ये तो बड़ा गैर इस्लामी आपने लिबास पहना हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान मुसलमानों के माथे पे कलंक का टीका है, कलंक का टीका। जी जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर हमारे साथ मोहम्मद फहीम भी है। मोहम्मद फहीम, ये स्टेट इन डिनायल क्यों है पाकिस्तान? जी मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाइडेन की स्टेटमेंट के ऊपर प्रोग्राम होगा। 80% आप लोग अपनी दुश्मनी निकाल के बैठ गए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा, अपनी दुश्मनी इरशाद अहमद तो बहुत, और आप अब खुद बहुत दोस्ती के पाठ पढ़ रहे हैं। बात सुन ले, मैं तो सोच रहा था यहाँ जर्नलिस्ट बैठे होंगे, यहाँ पे तो जादूगर बैठे हैं जिनको तो हर कोने खुदरे का ऐसे पता है, ऐसे वेपन इधर से उधर भेजी जा रहे हैं। और मैं आरजू से एक बात कहना चाहता हूँ कि आरजू आप चेक करें कि जो ओजरी कैंप में जो वाकया हुआ था, क्या उसमें जो एटॉमिक वेपन इन्वॉल्व थे?
जरा इस चीज को चेक कर लीजिएगा और अपनी हिस्ट्री को जरा ठीक कर लीजिएगा। और दूसरा, हमें बात करनी किसके ऊपर थी? हमने बाइडेन की स्टेटमेंट के ऊपर बात करनी है। आप उसके ऊपर आए और उसको जरा ग्लोबल एस्पेक्ट में देखें कि उसका ओवरऑल हमारे रीजन पे क्या फर्क है, हम दोनों पे क्या फर्क है। पाकिस्तान पर बात, जो बाइडेन का स्टेटमेंट किसके ऊपर है? एक सेकेंड, जर्नलिस्ट साहब मोहम्मद फहीम, पाकिस्तान पर ही है ना, पाकिस्तान पर ही है ना, जो बाइडेन का स्टेटमेंट किसी और पर तो है नहीं, उन्हीं पर, आप ही पर बात हो रही है, आप ही पर बात हो रही है। गर्म है, उसके ऊपर जरा अमजद साहब का व्यू लेना। नहीं, किसका व्यू लूं मैं? किस पर व्यू लूं? आप आपके खिलाफ बोल रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, तो वहां पर जो ज्यादती की गई है पीओके में उन पर बोल रहे हैं वो। आप सुन लीजिए, आरजू काजमी बोल रही है क्या हो रहा है आपके देश में। देखिए चले थे ना, या दिवाली की फुलझड़ियां चली थी। मतलब अजीब बात है कि अगर वहां पे ये सब हुआ था, मिसाइल चले थे, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मुझे हिस्ट्री ना पढ़ाइए, आप खुद चेक कर लीजिए और उसके बाद बात कीजिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वहां पे फुलझड़ियां चली थी या वहां पे वैसे पटाखे चले थे, कुछ हुआ ही नहीं था, लोगों के घरों में जा जाके गिरे थे वो, और आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं एक बात कर रही हूँ कि ये इस किस्म की गलतियां हो जाती है, अगर इंडिया में हुई है तो हमारे यहाँ भी हुई है, हमें वो भी याद रखना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ था। हम सारी चीजें लेके, और उसके बाद जाहिर है कि जब हमारे वेपन्स के ऊपर बात हो रही है, एटॉमिक वेपन्स के ऊपर बात हो रही है। अच्छा, लेकिन अच्छा, उसका मतलब है ओजड़ी कैंप के ऊपर कोई बात नहीं होगी। ओजड़ी कैंप में जो थे वो वैसे ही पटाखे चल रहे थे या फुलझड़ियां चल रही थी, ये कहना चाह रहे हैं। एटॉमिक वेपन्स थे, बात ये एटॉमिक वेपन्स था, वो हो गया। मैंने एटॉमिक वेपन्स की बात की थी, आप जरा इसको चेक कर लें। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, आप एटॉमिक की बात करो या किसी की वेपन्स की ही बात हो रही थी, मिसाइल्स की ही बात मैं कह रही थी कि यहाँ से भी ओजड़ी कैंप का वाकया हुआ था और गलती से ही हुआ था और वो हमारे ही सर के ऊपर गिरे थे आकर। तो हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि कभी कभी इस किस्म की मिसाइल्स हो जाती हैं। ठीक है, अमजद अयूब मिर्जा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ओजड़ी कैंप का जो वाकया है 1986 का, मेरा ख्याल है कि 7, ये वाकया जो है ये क्यों पेश आया, ये धमाका, इसमें कितने पाकिस्तानी फौजी मारे गए? कोई भी नहीं मारा गया। ये पाकिस्तान आर्मी ने जियाउल हक के जमाने में खुद ये एक्सप्लोजन करवाया था, क्योंकि अमेरिका ने टीम भेज रहा था इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो स्टिंगर मिसाइल अफगान मुजाहिदीन कह रहे थे कि हमारे तक उतनी तादाद में हमें असला नहीं मिला, वो ये पाकिस्तान आर्मी ब्लैक मार्केट में बेच रही थी। और अमेरिकन टीम के पहुंचने से पहले पाकिस्तान आर्मी ने खुद ओजड़ी कैंप में धमाका करवा के ये मिसाइल तबाह करवाए और सारे सिविलियन मरे इसमें। ठीक है, अजय आलोक जी, जब हम ये डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, एक बात तो साफ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तो पाकिस्तान में ही डिवाइडेड ओपिनियन है और ज्यादातर लोग हिस्ट्री की बात कर लीजिए, मौजूदा हालात की बात कर लीजिए, जो स्टेप्स उठाने की जरूरत है उन्हें लेकर डिनायल मोड में। मैंने आपको पहले ही कहा आदिति जी, इरशाद साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, या जो मोहतरमा हमारी पत्रकार हैं वो भी पाकिस्तान रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं। जितने प्रांत हैं सब में वहाँ पे इंटरनल गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो बलूच हो, चाहे पख्तून हो, या चाहे अफगानिस्तान से लगता हुआ बॉर्डर्स हो, हर जगह पाकिस्तान अशांत है। एक कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान को रूल कर रही है, उसको खोखला कर रही है, वो है पंजाब प्रांत। और सारे रूलिंग क्लास वहीं से आते हैं, दाएं बाएं घुमा फिरा के सरकार उन्हीं की बन जाती है। अब ये पाकिस्तान की जनता अब तय कर चुकी है, जैसे काजमी साहब लगातार बोल रहे हैं, पीओके बहुत जल्द हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, क्योंकि पूरे विश्व को अशांत करने का, खासकर इंडियन पेनिनसुला को अशांत करने का इकलौता ठेका अगर किसी ने लिया है तो ये पाकिस्तान ने लिया है। तालिबान बनाया हुआ इन्हीं का है, और ये बाइडेन ने गलत नहीं कहा है कि बिल्कुल सबसे खतरनाक पोर्शन है इस विश्व का। और आज मैं आप लोग को बता देता हूं, मेरा यही मानना है कि जिस दिन सो कॉल्ड वर्ल्ड के सुपर पावर्स को यह अंदाजा हो गया कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे या यूज कर सकते हैं, उस दिन हमारे से पहले इनका खात्मा वही लोग करेंगे। मुझे नहीं लगता फिर ग्लोबल नक्शे में इनका नाम भी होगा। इसलिए बेहतर है आने वाले समय पे सुधर जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम अपनी आवाम की चिंता करें। ठीक है, इरशाद अहमद। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बार बार लफ्ज पंजाबी यूज कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं, ना कोई बलोची है, ना सिंधी है, ना पठान है, ना पंजाबी, हम सब पाकिस्तानी है। एक जुबान है, पाकिस्तान के लिए जान हाजिर है। ये बेफिक्र रहिए आप, ये हमें ये जो ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल नहीं, आपके कहने से नहीं है।
ये पूरा विश्व अब जान रहा है एक जुबान नहीं है। यहाँ टीवी चैनल पे एक जुबान नहीं है, कहाँ से पाकिस्तान में एक जुबान हो जाएगी? झूठ बोलते हैं, पंजाबी बोल रहा हूँ क्योंकि यही सच्चाई है। हम एक कौम है, एक कौम। इरशाद अहमद, आपको जानकर जोरदार झटका लगेगा कि आपके बगल में ही अमजद अयूब मिर्जा हैं और वो कह रहे हैं हम ये सही नहीं बोल रहे। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये भगोड़े पाकिस्तानी। अच्छा, ये भगोड़े पाकिस्तानी, आरजू काज़मी इंडियन पाकिस्तानी, आप सबको सर्टिफिकेट बांट दीजिए, सबको सर्टिफिकेट बांट दीजिए। अमजद अयूब मिर्जा 20 सेकंड्स आपके पास है। अमजद अयूब मिर्जा 20 सेकंड्स आपके पास है। वो तो पाकिस्तान को उन्होंने बांग्लादेश बना दिया है। यहाँ तो बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, पीओजे के पीओजी भी है। हम तो पाकिस्तानी नहीं है, हम तो बंदूकों के साथ लड़ रहे हैं। कल रात को चीफ जस्टिस मारा वहां पे बलूचिस्तान में, 500 लाशें पाकिस्तानियों की थी, नहीं बलोचों की थी, जिनको आपने अगवा किया। निश्तर मेडिकल हॉस्पिटल के छत पे 35 लाशें, बाकी जो है वो मुर्दा खाने में, बलोच लिबासों में। आप कौन सा पाकिस्तान? You call yourself Pakistan? You are not Pakistan. You are Punjabi chauvinist. ठीक है, आरजू काज़मी क्लोजिंग कमेंट। मैं बस यही कहूंगी कि पाकिस्तान को इस वक्त ही संभल जाना चाहिए और जो जो शिकायतें हो रही हैं, चाहे वो यूएस से हो या किसी भी दूसरी कंट्री से, अपने आप को ठीक करना पड़ेगा और अपनी गलतियों को मानना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। फाइजा मलिक। जी बिल्कुल, और आज की डिस्कशन तो वैसे जिस पे होनी थी वो डिस्कशन तो हो नहीं सकी। आज की डिस्कशन तो होनी थी बाइडेन के बयान के ऊपर। आप डिबेट में शुरू से नहीं थी शायद, आप डिबेट में शायद शुरू से नहीं थी, आपका ध्यान थोड़ा भटक गया होगा। डिबेट की शुरुआत वहीं से हुई। बुनियाद पर अमेरिकी सदर ने अगर ये किया है तो वो हमें वो मालूमात भी प्रोवाइड करेंगे ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती जो है, अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उनके पास सबूत है तो उनको प्रोवाइड करने चाहिए। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी यही कहना चाहूंगी कि इस चीज के ऊपर ये नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर बस तीर बरसाएं और बात मतलब डिस्कशन इस तरफ जा रही है, मतलब कभी हम ये यहाँ से टांग को खींच रहे, कभी वहां से। अगर प्रॉपर इसके ऊपर तमाम तर चीजों के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और एविडेंस भी प्रोवाइड करने चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी मुल्क की सालमियत के ऊपर बात कर लें, उसकी जोहरी हथियारों के ऊपर बात कर लें, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बात कर लें, को पूछ लीजिए। ये बात आप अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछ लीजिए कि उन्होंने कैसे ये जुर्रत कर दी कि पाकिस्तान को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज करार दे दिया। इसके लिए तो आपको जो बाइडेन और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा कि उन्होंने ये जुर्रत, ये हिमाकत कैसे की है पाकिस्तान की शान में। इसके लिए इंडिया अकाउंटेबल नहीं है। और यहाँ पर एक कमेंट एसपी सिन्हा, जनरल सिन्हा। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है कि जितने मैं जब चैनल्स पे आता हूँ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देखता हूँ तो खाली आरजू छोड़ के, आरजू की मैं बड़ाई नहीं कर रहा, बट वो बैलेंस देती है। आज जर्नलिस्ट का काम होता है सत्य बताना, सच बताना, बैलेंस्ड व्यू देकर। ये लोग इतना प्रेजुडिस्ड है, पता नहीं कौन सा पानी, किस फॉर्म का पानी पी के ये लोग आते हैं। चलिए पानी छोड़ दीजिए, पानी में बोल इसलिए बहुत सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। पानी किस तरह का पानी? चलिए, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कश्मीरी पंडित के मर्डर पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया है, सीधे तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। कह रही है पंडितों को सुरक्षा देने में बीजेपी नाकाम रही है और साथ ही ये आरोप लगा रही हैं कि लोगों के खून पर सियासत की जा रही है। 30 से 35 साल से कश्मीरी पंडित जो रह रहे थे उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और ये भी कह रही हैं कि गृह मंत्री जब आए थे जम्मू कश्मीर तो वो पंडितों से क्यों नहीं मिले। ये सवाल महबूबा मुफ्ती पूछ रही। देखिए, एक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित जिसने जम्मू कश्मीर को न छोड़ने का फ़ैसला किया, ये फ़ैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फ़ैसला किया। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतने फोर्सेस हैं। लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, और उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में। तो महबूबा मुफ्ती को आप सुन रहे थे। बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन पर निशाना साधते हुए कह रही हैं कि सुरक्षा मुहैया कराने में बीजेपी और वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे तरीके से नाकाम रहा है।